बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हम अभी डिस्कस कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि आज भी सुबह ज़्यादा रश था और मुझे लगता है कि हमजा और आप सब लोग के जब लाहौर में मौसम खुला होता है ना, धूप निकली होती है तो लोग रोड्स पे ज़्यादा होते हैं। पे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं यही इस बात से मैं नहीं मैंने कहा नहीं, आज भी बस वो मामूली रश ही था जैसा होता है। लेकिन ये बात हम क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि जब पीर को हम सब ने ऑफिस आना है, आप लोगों ने भी अपने कामों पर जाना है, ऑफिस जाना है, जहाँ पर भी जाना है, थोड़े से 5-10 मिनट जो है ना अब आपने एक्स्ट्रा निकालने हैं, क्योंकि तालीमी इदारे खुल जाएंगे, सड़कों पर रश होगा। तो मंडे के लिए जो है ना खास ख्याल रखना कहीं लेट ना हो जाएं और एक दूसरे को तंग ना करते रहें स्पीड में। और वैसे भी वो जो सर्दियों के ठिठरे हुए दिन थे ना, जिसमें सुबह सुबह बहुत ठंड होती थी, लाहौर में बहुत धुंध होती थी, पंजाब में भी धुंध का राज था, तो वहाँ पे सुबह के वक्त कम से कम ये होता था कि रोड पे ट्रैफिक बर्डन और ट्रैफिक लोड कम होता था। अब है सो अब उसमें यह है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग ना हमसे जब खुद लेट निकलते हैं समेत मेरे, तो फिर वो पैनिक हो रहे होते हैं रोड के ऊपर और समझ नहीं आ रही होती कि कैसे जल्द से जल्द पहुंचे, उड़ के पहुंच जाए और किस तरीके एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दिल कर रहा होता है कि गाड़ियों के अंदर बैठे हुए एक दूसरे का सर फाड़ दें। तो फिर ये इसका हल क्या है? थोड़ा सा जल्दी निकल आए, ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और पीर को आपको ये मुश्किलात होंगी क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं लेट निकलने की। और अब जिंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रवा हो रही है एहतियात के साथ, और उस एहतियात में ये भी है कि टाइम से पहले निकल आए। बात करेंगे एक रिपोर्ट की कि जिसकी इतनी ज़्यादा बाज़गश्त है, इतना ज़्यादा शोर है कि ये क्या हुआ कि बात तो हो रही थी 90 रोज़ में करप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन परसेप्शन कहाँ पहुंच गई? हम मजीद नीचे गिर गए, 124वें नंबर पर आ गए। हाँ, और अगर आप इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को देखें तो न्यूजीलैंड जो है वो इसमें सबसे बेहतर मुल्क जो है वो करार पाया है, जिसने अपने तमाम दर्जात जो है उन्हें बेहतर किया है। और इसकी वजह से अभी दुनिया का सबसे कम जहाँ करप्शन है उन ममालिक में मतलब सर फहरिस्त है। और हमजा हमने देखा है कि न्यूजीलैंड ने इससे पहले दहशतगर्दी पर भी काबू पाया, कोविड पे भी उन्होंने काबू पाया, और हमने देखा हमारी न्यूजीलैंड की जो दौरा था टीम का उसके दौरान भी उनकी कितनी सख्ती प्रोटोकॉल अपने मुल्क के लिए थी ना। सो ये तमाम चीज़ें और मामला जो हैं ये उस कौम का और उन लोगों का ये रवैया और रुझान जाहिर करते हैं कि वो कितना अच्छी तरह चीज़ों से डील कर रहे हैं। और हमजा जहाँ तशद्दुद, नफरत, तासुब, इन चीज़ों के खिलाफ जहाँ पे बात की जाती है ना, कोशिश की जाती है, तो उसका अल्टीमेट नतीजा फिर शायद करप्शन का खात्मा भी निकलता है, क्योंकि करप्शन का ताल्लुक गुर्बत से भी है, फ्रस्ट्रेशन से भी हर एक चीज़ से है। लेकिन बात फरा कुछ और है। वो ये बात है कि हम तो कह रहे थे कि अब तो करप्शन हो ही नहीं रही, जब ऊपर ईमानदार शख्स बैठा हो तो नीचे करप्शन नहीं हो रही होती है। ये वो बयानिया था कि जिसको सबने पसंद किया और करना भी चाहिए था कि हाँ करप्शन कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या हुआ? मुसलसल दूसरे साल जो है CPI किधर चला गया, जो परसेप्शन है वो किधर ऊपर चली गई है। और बदउनवान ममालिक में बात की जाए तो अफगानिस्तान 7 दर्जे बेहतरी से जो है आगे आया है और वो 165वें नंबर पर आया, और पाकिस्तान के जो है दर्जे नीचे गिर गए। जी, 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। पाकिस्तान का 124वां जो है वो नंबर है 180 ममालिक की फहरिस्त में। और भारत के साथ अगर हम कंपेयर करें ना, जिसकी करप्शन के भी पिछले दिनों आपने देखा होगा, बड़ी दास्तानें हम भी सुना रहे थे कि बड़ा करप्ट है, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसका भी जो दर्जा है वो 86वां नंबर है और वो हमसे बहुत बेहतर है। और तनज़्ज़ुली वैसे उनकी भी हुई है इस साल, हाँ। लेकिन हमसे फिर भी बहुत बेहतर है उनकी डिग्रीज। हाँ, सो अब ये है कि ये एक सवाल सबके जहनों में है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि इस दावे के साथ आई कि वो मुल्क से करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जैसे हमजा ने अभी कहा है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जी, जब ऊपर वाले ईमानदार हो तो नीचे खुद ब खुद लोग जो हैं वो सही हो जाते हैं। फिर उसके साथ ये कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा जो है वो कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और यही सवालात जो हैं अब जन्म भी ले रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या गया है कि शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि अंग्रेजी में रिपोर्ट है, अभी ज़रा समझ नहीं आ रही है लोगों को, तो जब समझ आएगी तो पता लगेगा कि ये तो डेटा जो है 2017-18 का लिया गया है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें सब तो आपको पता लग जाएगा कि जो इंडिकेटर्स हैं, जो सोर्सेज लिए गए हैं, उनमें से 6 सोर्सेज ने तो ये कह दिया कि नहीं वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और जो 2 सोर्सेज हैं जिन्होंने कहा है कि हम लोग बुरे हो गए हैं, उन्होंने 2019 का डेटा लिया। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से कहा क्या है ये हम आपको सुना देते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने क्या फरमाया इस बारे में। दुनिया में कोई मिसाल मौजूद नहीं है
कि किसी मईशत ने 2 सालों में 6% क्रैश किया हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी कलई खोल दी है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दें। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो डेटा उस रिपोर्ट के अंदर है वो पिछले 2 सालों के पब्लिश डेटा से लिया गया। पीटीआई के अपने एमएनए एमपीए दुहाई दे चुके हैं कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन नहीं देखी जितनी इस हुकूमत हाँ जी, के अंदर यासिन हो रही। इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शहबाज गिल साहब क्या कह रहे थे वो भी जरा सुन लेते हैं, जरा क्लियर हो जाए, दोनों साइड की बात आ जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का बड़ा जोरो शोर है, पटवारी हजरात खुशियां मना रहे हैं, फिर वही अंजाम होना है क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये ते फिर फड़े गए हैं, ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। तो तुसी फिर फड़े गए हो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फिर आप ही के लीडरान की जो कच्चा चिट्ठा है वो इसमें खोल के रख दिया है। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से हमारे अपने मेहमान से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर, जब पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती थी तो तहरीक इंसाफ बगले में जाते थे, कहते थे वाह वाह देखा, हम तो कहते हैं करप्शन है। और अब जब रिपोर्ट आई है तो वो कह रहे हैं कि ये तो कहानी जो है ये पिछली हुकूमतों की करप्शन की है, ये करप्शन के ख़त्म करने के दावे के साथ आए, लेकिन करप्शन में इजाफे की वजूहात जो हैं आपके ख्याल में क्या हैं, और हुकूमती दावे जो हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर किसी लीडर ने ये कह दिया कि हम 90 दिन में या 50 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, तो क्या ये मुमकिन है एक इंसानी मुआशरे में, एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पे मुनाफ़क़त का दौरा है, जहाँ पे बेईमानी बहुत ज़्यादा है? आप अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ा लें, इतने अक्सर लोग जहाँ जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो अपना काम कर रहा है, फिर उसमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जो गुज़िश्ता 30-35 बरसों से एक जमात की मोतमद रही है, उसकी सर्विस करती रही है। तो उसमें इस नौइयत के जो अदाद शुमार 4-5 डिग्रीज़ का ऊपर नीचे होना, मैं नहीं समझता कि कोई इसमें अचंभे की बात है। हमारे मुआशरा बुनियादी तौर पे एक करप्ट मुआशरा है, जिसका जहाँ पे ज़ोर चलता है वो कर रहा है, उसको अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे आप सियासतदान देख लें, चाहे आप ब्यूरोक्रेट को देख लें, चाहे आप बिजनेसमैन को देख लें। बिजनेसमैन टैक्स देने को तैयार नहीं है, सियासतदान अपने हिस्से का पैसा छोड़ने को, मतलब जो पैसा तरक्याती मकासद के लिए मिलता है वो ज़्यादातर उनकी अपनी जेबों में, और जो इंजीनियर्स काम पे कर रहे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो उधर चला जाता है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखें, वो अपनी प्रिविलेजेस छोड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे हुकूमत को लगाया हुआ है। तो उसमें वैसे मजमूई ये एक बड़ा एक कॉन्शंस का एक बहरान है हमारे इस मुआशरे में, इंटेग्रिटी का बहरान है, जिसकी वजह से ये कोई अशारिये उस कोई मानी नहीं रखते हैं। ये एक मुसलसल एक सोशल इशू है जो कि हमारे साथ यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपने कहा कि ये एंकरिंग नहीं हो रही है। खैर, हम लोग तो रिपोर्ट जो है वो सामने बयान कर रहे हैं, जब अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं वो भी बयान की जाती हैं। टोटल 13 सोर्सेज थे, 8 सोर्सेज पाकिस्तान में लिए गए, 6 सोर्सेज ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने ये भी बताया वो जो 2 सोर्सेज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उन्होंने कहा कि 2 दर्जे नीचे चला गया। उन्होंने 2019 का मई से अक्टूबर का डेटा लिया और उसके बाद वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी ने 5 दर्जे नीचे कर दिया और वो 2019 का ही डेटा लिया गया। हम तो वो रिपोर्ट बता रहे हैं, और अगर उस रिपोर्ट को बताया जाए तो अपोजिशन की बात कैसे? लेकिन आपके नज़दीक फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर हुकूमत कह देती कि इन रिपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। 2019 की रिपोर्ट के ऊपर फिर दोसाची कवान साहिबा ने कह दिया था कि ये तो मैनिपुलेशन की गई है। और इम्तियाज़ गुल साहब, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब खुद अपोजिशन में थी तो इन्हीं रिपोर्ट्स को रेफर किया जाता था, इन्हीं रिपोर्ट्स की बेस पे वो अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड करते थे कि देखें करप्शन है और इसी का खात्मा करने के लिए हम वोट में आएंगे और हम इक़्तिदार में आएंगे तो इसका खात्मा करेंगे। देखिए, मैं कोई हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ और न ही आप अपोजिशन के तर्जुमान हैं। हम अगर मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे बात करें कि इन रिपोर्टों में कौन से आशारिये इस्तेमाल किए गए हैं तो बिलाशुबा आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। और वही बात मैंने उसका इब्तिदा में यही कही कि हम सबको ये बात माननी चाहिए कि इस मुआशरे में करप्शन अपने बेशुमार किस्म की करप्शन है, और उसमें चाहे एक पार्टी हो दूसरी, अगर वो जितने मर्जी दावे कर ले, सिर्फ दावे करने से करप्शन का ना खात्मा होगा और ना ही हालात बेहतर होंगे और ना ही उससे हकीकत से इनकार किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें सियासी जमातों का ढंडोरा पीटने की बजाय जो आदाद शुमार है उस पर जाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जो हमारे गवर्नेंस का निज़ाम है वो देखें कि उसमें कितनी छुपी हुई करप्शन है।
मिसाल के तौर पे पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन होती है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो अगर 1,000 रुपये की चीज़ है तो सरकारी खातों में वो 2,500 और 3,000 की आती है, तो इंसान ये फिर सोचता है कि ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये पैसे चंद जेबों में चले जाते हैं। इसी तरह जब आप अपने मनपसंद अफराद को मुख्तलिफ पोस्टों पे लगाया जाता है, चाहे वो हुकूमत के अंदर है, हुकूमत के बाहर है, वो भी करप्शन का एक हिस्सा है। जब आपकी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, जब रेको दिक जैसे एक मामले में 3 जजों ने एक फ़ैसला दिया कि जी आप ये मुआहदा रेको दिक का कैंसिल कर दें, जिसके नतीजे में 5-8 अरब डॉलर का हमें एक जुर्माना हुआ है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी यहाँ पे फुकदान है, कहतुल रजाल है कि इतने आला तरीन जज अदालत में 3 जजों ने बैठ के ये सोचा ही नहीं कि इस मुआहदे में आपकी बैन अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसको आप बैक जुम्बश कलम जो है ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये भी उसमें आता है। जो आप जब करप्शन की बात करते हैं या करप्शन इंडेक्स की, तो ये चीज़ें भी उसमें आती हैं। जो ब्रॉडशीट का मामला हुआ है कि एक जुम्बश कलम से उन्होंने ब्रॉडशीट का जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारे आला हुकाम ने वो ख़त्म कर दिया। तो बाबा ये हिस्सा, ये भी जो रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो इस जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या जो भी ये परसेप्शन इंडेक्स सर्वेस हैं, उसमें ये चीज़ भी आती है, रूल ऑफ लॉ। और अक़वाम मुत्तहिदा ने 19 कोई अशारिये मुकर्रर किए हुए हैं रूल ऑफ लॉ के, उसमें हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, इन सब के वो जो इक़दामात होते हैं उनका वो जायज़ा लेते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने पैसे खा लिए तो वो करप्शन। बिल्कुल सर, वो डेमोक्रेसी के और जुडिशरी रिलेटेड सोर्सेज जो थे वो इसमें अलहदा थे, जिन्होंने कहा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये हुकूमती लेवल पर जो हुकूमती इदारे हैं उनके अंदर जो करप्शन हो रही थी उस हवाले से उन्होंने ये बात की थी, जो 2 इंडेक्स है। खैर सर, पाकिस्तान में तो हमने देखा कि इन रिपोर्ट्स का, इन सर्वेस का कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है, दोनों पार्टीज़ पर भी नहीं पड़ता, एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। इंटरनेशनली इस परसेप्शन से कोई फ़र्क पड़ता है? आप देखते हैं कि ये बेहतर तो होना चाहिए, ये परसेप्शन बेहतर होनी चाहिए। इंटरनेशनली बिलाशुबा बेहतर होना चाहिए। मुल्क की बड़ी बदनामी होती है, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं बद ना लो बदनाम बुरा। पाकिस्तान बदनाम ज़्यादा हुआ है, इतनी ज़्यादा ख़राबी नहीं है जितनी बताई जाती है। और वो आपने देखा होगा जो इंडियन क्रॉनिकल्स वगैरह में जिस अंदाज में भारतीय ज़राए ने पाकिस्तान को एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन के ज़रिए बदनाम करने की कोशिश की, झूठी मूठी खबरें। आजकल भी बहुत सारी इस किस्म की खबरें आती हैं, CPEC के ज़रिए, CPEC के हवाले से कि उसमें करप्शन हो रही है। अब वो सारी बातें जाके अपने अपने उसमें जो स्कोरिंग शीट होती है ये इदारे उसमें लगाते रहते हैं और उसका इवेंचुअली अब मुझे तो समझ नहीं आती कि कहाँ पे नाइजीरिया और सूडान जैसे ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान को करीब करीब ला के खड़ा कर दिया, या भारत हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। इतना ज़्यादा जो फ़र्क बताया गया है इंडिसेस का, अब मतलब दुनिया बस सिर्फ एक शाइनिंग इंडिया को देख रही है, वो ये नहीं देख रही कि किस तरह मुसलमानों के साथ और दूसरी जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक वहाँ पे हो रहा है। दुनिया खामोश है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे हवाले से जितनी भी स्क्रूटनी होती है पाकिस्तान के हवाले से, उसका बहुत बड़ा ज़रिया इंडिया भी है, उसका ज़रिया अमेरिका भी है कि किस तरह ये ममालिक हमें देखते हैं, हमें प्रोजेक्ट करते हैं, और वो डिटरमिन फिर करती है हमारी, काफ़ी हद तक उसका भी एक हिस्सा होता है हमारी रैंकिंग में। तो इतना ये कोई आसान काम नहीं है कि कभी एक लीडर कभी दूसरे आके बैठ जाए, देखें जी इन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी है। करप्शन की इंतहा लंदन में भी है, उसके हम मज़ाहिर पेरिस में भी देखे, लंदन में भी देखे, न्यूयॉर्क में भी, और हमारे आसपास आप सबको पता है। तो सर हमें नज़रअंदाज करना चाहिए कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स आए और उनके ऊपर बिल्कुल कान नहीं धरना चाहिए कि ये तो हो सकता है कोई फैब्रिकेटेड जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की चीज़। और दूसरी सर एक और इससे डायरेक्ट हो सकता है ताल्लुक ना, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम हुई है। उसकी वजह कोविड भी है, उसकी वजह और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आपके ख्याल में ये जो परसेप्शन है ये भी क्या उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और गैर मुल्की सरमायाकार जो है उनकी दिलचस्पियाँ कम होती हैं, जब उन्हें लगता है। पिछली हुकूमत के दौर में जितनी शिकायतें गैर मुल्की डिप्लोमेट्स यहाँ पे किया करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। हम तो बड़ी बाकायदगी से सफ़ीरों से मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि उनसे हमारी हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि पाकिस्तान आप सरमाकारी आपके बिज़नेस ग्रुप ले आते क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने फिर इसहाक डार साहब के हवाले से, मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से, और उससे पहले जो हुकूमती उनके जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वजारत ख़जाना के जो हुकाम थे, उनके जो कहानियाँ वो सुनाते थे, तो उनका ये कहना था कि इस मुल्क में
सरमायाकारी आ ही नहीं सकती है। आप जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है अभी तक, ऑन ग्राउंड नहीं है, मुआहदे बहुत सारे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे। अहम रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट मुस्बत होती तब भी शेयर की जाती, रिपोर्ट मनफी आई है तब भी शेयर की है, और सहाफ़ती ज़िम्मेदारी यही थी कि जो रिपोर्ट थी, और हमने ये भी बताया कि कौन से सोर्सेज हैं जो कह रहे हैं फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जिन 2 सोर्सेज ने कहा है वो बताना ज़रूरी था कि वो 2019 का डेटा। हाँ बिल्कुल, और ये रिपोर्ट जो है ये ज़ाहिर है पाकिस्तान ना पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के कहने पे बनाई गई है, ना पाकिस्तानी मीडिया के कहने पे बनाई गई है। हमें खुद अच्छी नहीं लगती जब पाकिस्तान का नाम जो है ख़राब होता है। और हमजा बात है कि पाकिस्तानी कौम ने बड़ी उम्मीदों और उमंगों के साथ इस नई हुकूमत को वोट दिया था, जिसका मेन जो नैरेटिव था वो था ही करप्शन का खात्मा था। तो अफसोस होता है जब परसेप्शन भी नहीं बदल पाया। जी, जब उसमें हम देखते हैं कि उतनी कामयाबी जो है वो नहीं हासिल। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तानियों की जो इंतज़ार की घड़ियां हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और आलमी वबा से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को इस्लामाबाद पहुंचेगी और फिर वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगा। हाँ, सो इससे पहले कि हम आपको मजीद इसके बारे में बताएं, लोगों की परसेप्शन जो है ना, जैसे हम बात कर रहे थे, परसेप्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके बारे में वो कितना इंथुजियास्टिक है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें ना हमजा, तो कल भी मैं इसके बारे में रिपोर्टिंग पढ़ रही थी तो पता चल रहा था कि यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान भी ठन गई है, क्योंकि वो जो बेल्जियम से प्रोडक्शन है वैक्सीन की, उसके बारे में वो सब इस बारे में चाहते हैं कि पहले हमें मिले, और वो वहाँ पे वैक्सीन की प्रोडक्शन थोड़ी सी डिलेड है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि क्यों आप सारा कुछ जो है वो बरतानिया को मिले, यूरोपियन यूनियन जो है उसमें जो ममालिक है उनको भी मिलना चाहिए। सो कौमें और मुल्क इतने इसके बारे में इंथुजियास्टिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है कि हम आपको सुना देते हैं कि लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते। वैक्सीन अगर हम लगाएंगे तो कोविड वगैरह से महफूज रहेंगे। बूढ़े लोगों को पहले लगनी चाहिए वैक्सीन। वैक्सीन में फ़ायदे हैं तो फिर उस वैक्सीन को लगाने में मुझे कोई यानी इशू नहीं होगा। इंसानों की जानों को बचा सकती है तो आनी चाहिए। लगवानी तो चाहिए, जब हमारे मुफाद में अगर है तो लगवानी चाहिए। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स नहीं है तो लाजम हम लगवा देंगे। ये अच्छी चीज़ है अगर आपके वैक्सीनेशन जो आ गई है पाकिस्तान में, डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड होगी तो लगवाएंगे। बिल्कुल जी, अवामी राय क्या है वो आपने जानी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो कल सर्वे एक सामने आया था, 49% पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। फिर हमने जो है अपना सर्वे करवाया कि लोगों से बात करें लोग क्या कहते हैं। खैर, चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि कोरोना की पहली जो खेप है वो चाइना से आ रही है, और चीन के वैक्सीन कि वहाँ पर कैसे नताइज आए जो चीनी वैक्सीन थी, पाकिस्तान में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किन लोगों को पहले लगाई जाएगी? देखिए, नताइज तो तकरीबन तमाम वैक्सीन्स के अभी तक एक से ही आए हैं, जो क्योंकि हमारी एक्सेस तो नताइज की पब्लिकेशन तक होती है ना, तो पब्लिकेशन में जितनी 11-12 वैक्सीन्स रजिस्टर हो चुकी हैं, और जिसमें अब तमाम दुनिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये वैक्सीन बना रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी सर उठा रही हैं, तो वो सब लोग उसमें कम्पीट करना चाहते हैं। और एक हमेशा से असूल रहा है कि जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को उसका फ़ायदा होता है कि इसकी कीमत भी कम हो जाएगी, और शायद ये ऐसी वैक्सीन होगी जो हमें हर साल लगवानी पड़ेगी। सो ये वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी लोग बहुत सी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कितनी प्रोटेक्शन देगी, कितने साल के लिए देगी। तो ये तो सवाल अभी बहुत समझिए कि इमेच्योर है, इसलिए कि जब वैक्सीन लगेंगी फिर उसके असरात आएंगे, फिर लोगों को पता लगना शुरू होगा कि ये कितनी देर के लिए लोगों को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात ये है कि वैक्सीन के लिए पूरा एक तरीक़ाकार बना लिया गया है कि वैक्सीन जब आएगी तो लाजमी बात है, हम वैक्सीन बनाने वाले मुल्कों में नहीं है तो हम उसकी सप्लाई की प्रायोरिटी में नंबर 1 तो कभी भी नहीं हो सकते थे। हमें जब ये वैक्सीन मिलेगी तो उसके मुताबिक फिर एक प्लान पूरा बना दिया गया है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी। और फ्रंट लाइन वर्कर्स जब मैं कहता हूँ वो सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स नहीं है, तमाम वो लोग जो पब्लिक को डील करते हैं, तमाम वो लोग जिनका पब्लिक से रब्ता बहुत ज़्यादा होता है। उसमें फिर फर्दर प्रायोरिटीज़ की गई हैं, क्योंकि आपके रब्ते की बुनियाद पर ही आपका रिस्क है। तो पहले ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिस्क है हेल्थ वर्कर्स का, और हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं, पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, लैब वाले भी शामिल हैं। ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों के बल्कि तमाम वो प्राइवेट अस्पताल जिन्होंने कोविड का इलाज किया पहली फेज़ में, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग। और इसके लिए एक नहायत ही जामे मनसूबा तश्कील दे दिया गया है, जिसमें सारा डेटा नादरा से कनेक्ट कर दिया गया है
उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पे आप रजिस्टर होंगे, फिर आपको एक पिन नंबर आएगा। वो पिन नंबर जब आप कॉल करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये तमाम सेंटर्स वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के लिए सैकड़ों की तादाद में पूरे सूबे में मौजूद हैं। बिल्कुल सही, ये भी बताइए। ट्रेनिंग करवा दी गई है जी डॉक्टर साहब, जी उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। और अब हम ऐसे जी डॉक्टर साहब, ये जो 5 लाख डोजेज आ रही हैं जो कि चीन की तरफ से तोहफतन हमें दी जा रही हैं, इसके बाद ये भी सुनने में आया कि प्राइवेट जो इंपोर्ट के लिए कहा गया था उसमें 5-6 महीने लग जाएंगे। तो ये जो डोज है ये कितने लोगों के लिए आपके ख्याल में काफ़ी होगी? और उसके बाद ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तो एक बड़ी आबादी है, अगर इतनी बड़ी आबादी की वैक्सीनेशन के लिए जो प्लान है वो मुरतब कर लिया गया है? क्योंकि जो फिगर्स में अगर देखा जाए तो 160 मिलियन अफराद को तकरीबन जो है वो डोजेज अगर दी जाएँ तो उसका मतलब यह है कि रोज़ाना तकरीबन 1 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन पहुंचना या लगना ज़रूरी है। और ये मुमकिन है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं? जी, सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक है तो इंटरेस्टिंगली और लकीली, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाते रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। दूसरे लेडी हेल्थ विजिटर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स, ये एक बहुत बड़ी टीम आपके पास है जो आपके डिफरेंट जैसे डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है, तो इनके तो तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स में स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है। जैसे आप टीबी की वैक्सीनेशन करते हैं, आप पोलियो की मुहिम चलाते हैं, मीजल्स की मुहिम चलाते हैं। गो के उसमें बहुत सी खामियां भी होती हैं, उसमें कोताहियां भी होती हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स ना कभी हुई और उसी की हम सज़ा भी भुगत रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है वो सारा मौजूद है और ये कैपेसिटी बिल्कुल है कि कम से कम पंजाब की हद तक ये कैपेसिटी बिल्कुल है कि रिमोट एरियाज़ में भी पहुंचकर ये वैक्सीनेशन की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, एक सर्वे सामने आया था जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, 49% पाकिस्तानी कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनको कायल करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या जिस तरह बाकी ममालिक में भी हुआ, हमें कुछ ऐसे लोग सामने लाने होंगे जो उनको दिखाए जाएं कि जी इनको वैक्सीन लगाई गई? बड़े लोग अगर पहले लगवा लें तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, इनको कुछ नहीं हुआ। जी, हमारा इरादा ये है कि बड़े और छोटे लोगों के चक्कर में हम ना पड़ें, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं और उसके ये असरात भी लोगों के ऊपर हो सकते हैं कि देखें जिनको चाहते हैं उनको लगा लेते हैं, मेरी क्या अहमियत है। तो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे, इनके इंटरव्यूज़ भी आएंगे। अगले हफ्ते से हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू करेंगे, क्योंकि हम ये इसलिए शुरू नहीं कर रहे थे कि ये बड़ी एक गैर मंतकी सी बात होती कि हम एक कैंपेन शुरू कर देते और उसके बाद हम लोगों को बताते कि हमारे पास वैक्सीन तो अभी है नहीं। तो हमने ये प्लान किया था कि जो ही वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो उसके साथ ही हम, क्योंकि अगर ये सैटरडे को पहली वैक्सीन की खेप पहुंचेगी, फिर ये तमाम प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये एक बड़ा थोड़ा डोज बन जाएगा। तो इस वक्त अगर मैं कैंपेन शुरू कर दूं तो वो एक बड़ी ही अजीब बात होगी कि मैं लोगों को पैगाम दूं कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन साथ ही ये पैगाम दूं कि मेरे पास वैक्सीन तो नहीं मौजूद नहीं है। तो वैक्सीन की स्टेज तब आती है जब आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के बाद आम पब्लिक को वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं। और हर कैंपेन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसको प्रॉपर टाइम पे करेंगे, हमारी मुकम्मल तैयारी है। बिल्कुल सही। आपको ये अंदाज, आप जो मैंने पहले भी ये बात पूछी थी, आपके हाल में जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि 5 से 6 महीने लग जाएंगे अगर प्राइवेट सेक्टर भी इंपोर्ट करता है, और बाकी जो WHO की 20% हमें मिलनी है वैक्सीन, उसमें भी अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो जो वहाँ पे प्रोसीजर और मैकेनिज्म ही उस तरह से मुकम्मल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को कब तक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल होगी? और दूसरी बात सर, ये जो वैक्सीन आ रही है, जैसे WHO ने फाइजर की वैक्सीन के लिए तो UK को दे दी थी वार्निंग कि आपकी डोजेस के दरमियान फर्क ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसकी भी कोई एक डोज के बाद दूसरी डोज भी लगनी है? इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिएगा। देखिए, असल बात यह है कि जितनी भी वैक्सीन आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है जो हमें पब्लिक प्रेशर जनरेट करना चाहिए हुकूमतों पर कि आखिर पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो तरक्की कर लेता है, पाकिस्तान बाकी सारी चीज़ों में तो तरक्की कर लेता है, तो हम एक वैक्सीन बनाने का फैसिलिटी क्यों शुरू नहीं कर सकते? जबकि वैक्सीन बनाना कोई बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड काम भी नहीं है। आपको दुनिया से अब साइंटिस्ट भी मिल जाते हैं, इक्विपमेंट भी मिल जाता है। अब एक्सेस टू नॉलेज एंड एक्सेस टू प्रोफेशनल्स तो इस दौर में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है।
सो मेरे ख्याल में तो ये हमें एक बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरह कोविड के तनाजुर में लोगों ने अपने फेस मास्क बनाने शुरू किए, वेंटिलेटर्स बनाने शुरू किए, तो हमारे बड़े सनती ग्रुप्स को भी अब मैदान में आना चाहिए और हुकूमत को भी मैदान में आना चाहिए। हम शायद वैक्सीन के बड़े इम्पोर्टर्स में हैं दुनिया में। हम वैक्सीन टाइफाइड की भी खरीदते हैं, हम वैक्सीन पोलियो की भी खरीदते हैं, हम मीजल्स की भी खरीदते हैं, हेपेटाइटिस की भी खरीदते हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत शर्म की बात है कि हम ये वैक्सीन खुद नहीं बनाते। जहाँ तक ताल्लुक है वैक्सीनेशन के स्केड्यूल का, तो उसमें हमेशा ये अंदेशा होता है कि अगर उसका सेकेंड डोज लगना है तो उसको 6 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद उनको दोबारा आपको स्टिमुलेट करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा मिकदार में हो। तो ये मैन्युफैक्चरर की अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट को चाइनीज़ हुकूमत कम्युनिकेट करेगी और वो हम उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सो मच। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात की। बाकी इंडिया ने जो हम ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है उसका लाइसेंस हासिल किया और उसे लोकली मैन्युफैक्चर किया। सो हमें भी इन लाइंस पे सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। खैर अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह